नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाहर खड़े हैं। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, पाडल पोल, ऐसे 7 दरवाजे आएंगे जिनको पार करते हुए हम किले के अंदर जाएंगे। एशिया का ये सबसे बड़ा फोर्ट है। अगर हम बाउंड्री वॉल को ध्यान रखते हुए बात करेंगे तो कुंभलगढ़ फोर्ट है, लेकिन अगर हम केवल किले की बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही है। गेट के बगल में रावत बाघ सिंह जी की स्मारक है। जब वो बहादुर शाह से लड़ रहे थे इस जगह, तो यहाँ पर लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी याद में यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। चलिए यहाँ से हम आगे किले के अंदर चलते हैं। फोर्ट विजिट करने के लिए बड़े सारे तरीके आप कर सकते हैं। पैदल करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। 2 व्हीलर में कर सकते हैं, गाड़ी में कर सकते हैं, ऑटो में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये ऑटो हायर किया, भैया साथ खड़े हैं रोशन जी, तो इनके साथ हम फोर्ट विजिट कर रहे हैं। तो वैसे तो देखो 2-2.5 घंटे में पूरा किला विजिट हो जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है हमको 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाए। तो ऑटो में बैठिए, एक पॉइंट जाइए, फिर वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे उतरिए। इस प्रकार से पूरा फोर्ट विजिट होता है। तो रोशन जी चले। 1567 में अकबर की आर्मी ने चित्तौड़गढ़ किले को बाहर से घेर लिया था। जयमल राठौर और कल्लाजी राठौर ने अकबर की आर्मी से युद्ध किया और लड़ते लड़ते 1568 में वीर गति को प्राप्त हो गए। 7 से 8 महीने तक ये युद्ध चला था। ऐसा कहते हैं जयमल राठौर बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनकी टांगों में कुछ बारूद फटने से टांगे यूज़ नहीं कर पा रहे थे अपनी, तो वो कल्ला जी के कंधों पे बैठ गए और उन्होंने कंधों पे बैठ के ये युद्ध किया था। तो यहाँ पर उनका स्मारक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और वैसे इस समय हम सेकंड गेट के पास ही खड़े हैं। यहाँ से हमने गेट पार किया और हम यहाँ पर आए। सात गेट पार करके हम किले के अंदर आ चुके हैं। जो आखिरी गेट हमने पार किया ना, ये सामने गेट है, इसको राम गेट बोलते हैं, राम पोल। सामने फतेह सिंह जी का स्मारक है। 1567 मैंने युद्ध के बारे में बताया ना, उस समय फतेह सिंह जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और एक्चुअली में वीर गति को वो 1568 में प्राप्त हुए। युद्ध 1567 में शुरू हुआ था। यहाँ पर आपको कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए भी दिख रहे हैं। ये फोर्ट के अंदर ही रहते हैं। राजस्थान में 3 लिविंग फोर्ट्स हैं जहाँ पर लोग आज भी रहते हैं। जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अंदाज में 5000 लोग ऐसे हैं जो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, और उसमें से काफ़ी लोग हैं जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, बाकी लोग खेती करते हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। अभी मैं आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट दिखा रहा हूं। बहुत ही अल्टीमेट। ये पूरा चित्तौड़गढ़ शहर है। हमें घर दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, और यहां से स्टार्ट हो जाते हैं और दूर दूर तक घर ही घर हैं, घर ही घर हैं। और सामने वो जो माउंटेन रेंज दिख रही है, वो सारी की सारी अरावली रेंज है। अरावली रेंज के बारे में हम जानते हैं, गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अरावली रेंज कवर करती है। और 1850 फीट हाइट पे ये किला बना हुआ है। कम शब्दों में बोलेंगे तो ये किला अभेद है। यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए बड़ी सी जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इसको कुंभा महल बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। काफ़ी सारा हिस्सा इसका तोड़ दिया था। बाद में राणा कुंभा ने इसको रिपेयर करवाया। जितने भी राजा बप्पा रावल से लेके राणा उदय सिंह के पीरियड तक हुए हैं, मैं आपसे 700 से 800 साल के पीरियड की बात कर रहा हूँ, सब इसी महल में रहते थे। फिलहाल ये व्यू आप देख लीजिए कैसा है। और नज़दीक में टिकट काउंटर भी है, वहाँ से हमने 40 रुपये पर पर्सन की टिकट निकाल ली है। पिछले 45 मिनट से हम कुंभा महल अच्छे से घूम रहे हैं, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं थोड़ा महल के अंदर की तरफ आ चुका हूँ और आपको मैं प्रहलाद जी के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हमारे साथ ही हैं इस समय। प्रहलाद जी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के गाइड हैं, टूरिस्ट को गाइड करते हैं। ये किंग पैलेस है, राजा का महल है। इसी पैलेस के अंदर दासी पुत्र बनवीर ने, जो रूल किंग थे उस वक्त विक्रमजीत सिंह, उनको यहाँ मारा दिया था। यहाँ मारने के बाद ये पूरा एरिया अपना हथियाने के लिए उदय सिंह को मारने के लिए जा रहा है, ताकि इनका वंश खत्म हो जाए। और वो जगह अलग है। वो जगह आगे देखेंगे। सामने जो आप टनल देख रहे हैं, इस टनल
यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गौमुख लेक को जा रही है। सभी रानियाँ यहाँ से अंदर ही अंदर यहाँ से वो नहाने जाती थी, वहीं नहाकर वहीं शिव की पूजा करके टनल से वापस अपने महल को आती थी। इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने एलोन अकेले जौहर किया था, सुरक्षा के हिसाब से, कि अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नहीं आ जाए और मरने के बाद मेरी एस को भी टच नहीं कर दे। तो महारानी पद्मिनी का जौहर यहाँ है। 16,000 औरतों को हम आगे दिखाएंगे। अगर आप नहीं जानते जौहर क्या चीज़ है, तो एक शब्द है जिसको बोलते हैं साका। राजस्थान में अगर कोई राजा अगर अटैक करता था और सिचुएशन ये हो जाती थी कि अब हारना निश्चित है, मतलब सामने सेना 10,000 की और यहाँ पर सेना 300 लोगों की है, तो हार को कोई रोक नहीं सकता। उस सूरत में राजा केसरिया पहन लेते थे। राजा मतलब राजा और जितने सिपाही होते थे, केसरिया मतलब अब मर मिटेंगे देश के लिए और स्थान के लिए। और रानियां और जो दासियां होती थी वो जौहर कर लेती थी, मतलब अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर लेती थी। मैंने ठीक बोला? तो रानी पद्मिनी ने इस स्थान पे जौहर किया था, मतलब इस सुरंग के अंदर। कुंभा महल देखकर ना इतना तो समझ में आ रहा है कि ये काफी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी टूरिस्ट उस तरफ को आते हैं, लेकिन इतना अंदर तक नहीं आते। यह सब राजकुमार रहा करते थे, ऑल प्रिंसेस क्वार्टर। तो मीराबाई का क्या रिश्ता था मेवाड़ के राजा से? मीराबाई का रिश्ता महाराणा संग्राम सिंह से सबसे पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। ये सब शिव के उपासक और ये कृष्ण के उपासक को पसंद नहीं करते थे। उनकी पति की 4 वर्ष बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके माने के देव ने वहाँ पॉइजन भेजा था, वो अमृत में चेंज हो गया था। फ्लावर बाद स्नेक भेजा, वो गार्लैंड बन गया था। यानी मीराबाई को मारने की कोशिश की गई थी, और ये किन्होंने की थी? उसके देवर विक्रमजीत सिंह ने। अच्छा। फिर मीरा फोर्ट को छोड़ के निकल गई, एंड उसका द्वारिकाधीश स्टेचू में जाके मेरा विलीन हुई है। क्योंकि मीराबाई के जन्म के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। मूर्ति में समा गई वो द्वारिका। जब तक मीरा थी अमन चैन था। मीरा छोड़ के गई, आपदाओं विपदाओं का पार टूट पड़ा था। अभी हमने जो देखा था विक्रमजीत सिंह को मारते हुए दिखाया गया, मारने के बाद दासी पुत्र बनी यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ उदय सिंह नर्स पन्ना धाय उदय सिंह को पालती थी। बता उदय सिंह कहाँ है, तो उदय पन्ना धाय ने उदय सिंह को एक बास्केट में छुपा कर निकाल दिया यहाँ से, और अपने स्वयं के पुत्र चंदन सिंह को उदय सिंह के कपड़े और गहने पहनाकर उससे विश्व में लटा दिया। तो उसने उसकी ओर इशारा करके कहा ये है। इतना कहते उसके विक्रमजीत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। वो मुंह से आह नहीं निकलती, अपने बेटे को करती हुई देख रही। देखते देश के मानव को बचा, उसे महाराणा प्रताप पैदा हुए। पन्ना ने अपने पुत्र का, राजा लोगों का दाह संस्कार होता है, वहाँ अपने बेटे को वहाँ जलाया। उदय सिंह यहाँ पर जाकर कुंभलगढ़ फोर्ट में ले गए। तो अगर हम इस बात को ऐसा समझें कि अगर पन्ना बाई ने ऐसा नहीं किया होता तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते, मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। कुछ और। इस किले का जो निर्माण किया ना, वो मौर्यन किंग चित्रांगद मौर्य ने किया था। उसके बाद फिर मेवाड़ के राजा यहाँ पर आए, और फिर उसके आगे की हिस्ट्री चलती गई। तो पहले मेवाड़ के कौन से राजा थे जो किले में आए यहाँ पर? बप्पा रावल। बप्पा रावल। और बप्पा रावल का तो मैंने सुना इतिहास इतना है कि आप 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाओगे फिर भी नहीं पूरा कवर होगा। राइट सर, है ना? ईरान तक फाइट जीती उन्होंने। हाँ, बप्पा रावल का तो ये बिल्कुल सही बात आपने बोली। ईरान तक फाइट जीती, और इतना मजबूती से जीती कि उसके बाद 400 साल तक कोई भी अफगान यहाँ नहीं आया लड़ने के लिए। देखिए, अभी मैं श्वेतांबर जैन टेम्पल विजिट करके आया हूँ। टेम्पल आप सामने देख सकते हैं, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th सेंचुरी का टेम्पल है। कर्मा शाह करके एक जैन भक्त थे जिन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया था। इस मंदिर के अंदर टोटल 27 जैन टेम्पल हैं। ठीक है, हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम नज़दीक में ही मीरा टेम्पल है, वहाँ चलेंगे। कितना दूर है यहाँ से मीरा टेम्पल? अच्छा, तो इसका नाम क्या है? कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभा स्वामी टेम्पल मीरा मंदिर इसी प्रांगण में है। ये बाउंड्री वाल न्यू रिपेयर किए गए, हम पैलेस के अंदर ही खड़े हुए हैं। वैसे ये टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बड़ा है। हम पैलेस के अंदर ही खड़े हुए हैं सर। इस मंदिर में हमने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और राधा रानी जी के दर्शन करे। अभी ना कुछ पुराने हम स्कल्पचर्स देख रहे हैं इनके साथ, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? ये पद्मनाभ जो केरला के अंदर टेम्पल है उसकी कार्विंग बनी हुई स्टेचू। शेष नाग पर विष्णु सोए हुए हैं, नाभि से ब्रह्मा निकल रहे हैं, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही है। तो जैसे ये स्कल्पचर आप बता रहे हैं कि 8th सेंचुरी के हैं। 8th सेंचुरी। अभी हमने पीछे की तरफ गए थे टेम्पल के, तो वहाँ भी हमने कुछ बहुत पुराने स्कल्पचर्स देखे, और हर जगह मन ऐसा लग रहा था हम रुके और समझे।
ये सामने मीराबाई का टेम्पल, यही मीरा को पॉइजन दिया था, अमृत में चेंज हुआ था। ये मूर्ति अभी नहीं लगाई गई है, प्रेमदास बिरला जी के द्वारा 2022 सितंबर को। आप हल्दी घाटी गए हैं, मानसिंह आया लड़ने के लिए, तो वहाँ से वो रिटर्न यहाँ आया था। भोजराज ने मूर्ति बिठाई थी, यहाँ से उठा के लेके गया। आपने जयपुर आमेर फोर्ट देखा है, उसमें गज शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, तो मानसिंह यहाँ से मूर्ति ले जाके वहाँ लगाई उसने। अच्छा, मीराबाई टेम्पल से 400-500 मीटर का सफ़र करके अभी हम विक्ट्री टावर के पास आ गए हैं। इसको विजय स्तंभ बोलते हैं। मेरे को यहाँ पर पहुँचे हुए लगभग आधे घंटे का समय हो गया है। पिछले आधे घंटे में मैंने विजय स्तंभ को हर एंगल से नज़दीक से जा के देखा है। अब मैं थोड़ी डिस्टेंस से ये वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए जी कितना खूबसूरत है। नीचे देखिए आपको ग्रिल दिखाई दे रही है। वहाँ पर अंदर चले जाएंगे तो स्टेयर्स हैं, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया गया है। तो स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते आपका कौन सी मंजिल तक? 8 मंजिल तक आप जा सकते हैं। अच्छा, 8 फ्लोर तक। और जैसे खूबसूरती बाहर से है, अंदर से कैसा है? अंदर से भी सुंदर, सभी धर्म की मूर्तियाँ बनी हुई है इसके अंदर। अच्छा, ये टावर मोहम्मद शाह खिलजी MP स्टेट किंग, गुजरात स्टेट किंग अहमद शाह बेग, दोनों को कुंभा ने एक साथ डिफीट दिया है। उसकी विजय की याद में विजय स्तंभ बनवाया था। 1448 से 1458 इसको 10 साल बनाने में लगे। उस ज़माने में 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 122 फीट ऊंचा बना हुआ है। 157 इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रह होते हैं, 9 मंजिल बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक सभी धर्म की मूर्ति कला बनी हुई है। लास्ट फ्लोर बिजली से डैमेज हो गया, टूट गया, इसे रिपेयर किया गया। तो 8 फ्लोर तक आपको स्टेप्स मिलती है क्लाइंब करने के लिए। 9th फ्लोर की इंडिया के अंदर कोई भी इंजीनियर उसको ड्राइंग दे पाए स्टेप्स के लिए। नीचे से ब्रॉड है, बीच में नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। ब्रॉड नैरो, ब्रॉड शिव के डमरू के शेप में बना हुआ है। 3rd फ्लोर 8th फ्लोर के ऊपर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द खुदा होने की वजह से गिराया नहीं है, मूर्तियाँ सभी तोड़ दी गई। ये पूरा लोहे की बाउंड्री वाल के अंदर आप गार्डन देख रहे हैं। ये 40 फीट डीप गहरा गड्ढा था। गीत तेल लकड़ी से भरा हुआ था, इसको आग लगा दी गई। पहला 1303 में या 16,000 माँ बहनों ने अपने आप को जिंदा आग में जलाया था। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो ये जन जोहर था। ये जन जोहर हुआ है। एवरी कॉम, एवरी जाति की माँ बहनों ने अपने आप को जिंदा आग में जलाया था। दूसरा 1535 में हुआ था, बहादुर शाह गुजरात के समय में राजमाता कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर किया था। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तीसरा अकबर के समय हुआ था, फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ 7,000 औरतों ने जौहर किया था। और ये कभी की बात है? 1568, 1568। हर साल उनकी याद में जौहर उत्सव मनाया जाता है। होली के बाद जो पहली एकादशी आती है उसको पाप मोचनी बोलते हैं। मैंने सुना उस समय दुनिया भर से जितने राजपूत हैं, हर परिवार सब से आते हैं। एक ना एक जन जरूर आते हैं यहाँ पे। यस सर। सामने छोटा यज्ञ कुंड देख रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट किंग जो हैं उनके द्वारा वहाँ यज्ञ किया जाता है, उनकी याद में आहुति दी जाती है। गवर्नमेंट ने इस ग्राउंड का जब सर्वे किया था ना राजाओं के समय में, इसकी कई परतें, हड्डियाँ, ज्वेलरी यहाँ से निकली है, उससे स्पष्ट हुआ जौहर यहाँ हुआ है। पिछले कुछ दिनों में बात करते करते ना मुझे किसी ने एक बात बताई कि बाबर का राणा सांगा के साथ जब युद्ध हो रहा था ना, तो बाबर ने ऑब्जर्व किया कि हिंदुओं का जो खेमा था राजा का, वहाँ जगह जगह से धुआं उठ रहा था और खाना बन रहा था। तो ये बात बाबर को उसके सरदार ने बताई। तो तब बाबर ने सवाल पूछा कि अलग जगह खाना क्यों बन रहा है, हमारे यहाँ तो खाना एक साथ बन रहा है। तब उन्होंने बोला कि पंडित लोग अलग खाना बना रहे हैं, अलग अलग कास्ट के हिसाब से खाना बन रहा है। तो बाबर को वहाँ से एक हिंट मिली कि अगर हिंदुओं को तोड़ना है तो कास्ट के आधार पर तोड़ा जा सकता है। ऐसा मुझे किसी ने बताया कि वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत, वरना अगर सारे राजपूत एक साथ हो जाते तो हिस्ट्री अलग होती। ये सूर्यवंशी राजाओं का शमशान घाट का मंदिर है। ये राजा भोज, कहाँ राजा भोज का गंगोत्री सुना आपने? हाँ, कहावत सुनी हमने। MP के अंदर राजा भोज हैं, उनका फ्रेंड था गंगोत्री, पुअर मैन। उसको एक दिन का उसको राजा बनाया था, उसने अपनी सीट पे बैठाया था। इससे वहाँ से कहावत चली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। तो उस राजा भोज ने इस टेम्पल को बनाया था 11वीं सेंचुरी में, अलाउद्दीन से तोड़ दिया था। राणा मोक्कल ने इसको 1428 में रिपेयर किया। समाधीश्वर मंदिर 9 फीट लंबा, एक ही पत्थर पे बनी त्रिमूर्ति, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, प्रलय करता, तीनों आपको एक रूप में देखने मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर इंडिया में आपको अलग देखने मिल जाता है, तीनों का एक साथ यहीं देखने मिलता है। 1000 वर्ष पुराना मंदिर। ये कला देख रहे हैं जगन्नाथपुरी, आगे वाले सोमनाथ की। तो GOD गॉड, गॉड मीन्स भगवान, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डेस्ट्रॉयर।
मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। बहुत प्राचीन मंदिर है। 1000 साल पुराना मंदिर है सर। अभी मेरे को प्रहलाद जी ने टेम्पल के पास आके दिखाया कि अश्वमेध जो यज्ञ हुआ था ये सारी उसकी आर्ट है। घोड़ा, लवकुश, पीछे सेना। ये गौमुख लेक है, या गाय के मुख से शिव के हेड के बराबर पानी गिर रहा है। पानी कहाँ से आता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। राजमहल से सभी रानी अंडरग्राउंड यहाँ नहाने आती थी। ये वहीं से आती थी। वो टनल जो आपने दिखाई आपको पद्मिनी का जौहर, उस टनल से रानी सब यहाँ अंडरग्राउंड नहाने आती थी। नहाकर शिव की पूजा करके, पद्मिनी की पूजा करके टनल से वापस पैलेस को जाती थी। हिंदू संस्कृति के अंदर चारों धाम की यात्रा करने जाएं, इस झील में अगर नहीं नहा तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसे गौमुख गंगा कहा गया है। नरवेनाथ ऋषि जो पांडवों के समय 5000 साल पहले उन्हें यही तपस्या ली थी, इसलिए कहा गया है गौमुख पड़े झरना जरे नरवेनाथ की ठोड़, करोड़ तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। बहुत पवित्र जगह है। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा पानी आता है। अच्छा जी। 12 महीने 24 घंटे चलता है। वो लास्ट फ्लोर जो पानी में डूबा हुआ वहाँ सास बहु अंदर नहाती थी। उसके आगे वहाँ शिव के हेड पे पानी गिरा है, इधर कुंड में गिर रहा है। वो पानी कहाँ से गिर रहा है? वो अंदर जाएंगे, वहाँ 84 स्टेप्स उतरने होते हैं, 84 स्टेप चढ़ने होते हैं। अभी पानी में डूबा हुआ है शिवलिंग। तो सामने विष्णु की 6 फीट लंबी मूर्ति, गणेश के पास दर्शन मिलते हैं। ये जैन टेम्पल अजितनाथ का, इससे पार्श्वनाथ जैन टेम्पल, वो अंडरग्राउंड टनल वहाँ आके ओपन होती है। अब हम यहाँ इस पूरा टेम्पल एरिया को देखने के बाद हम पद्मिनी पैलेस जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से पद्मिनी पैलेस पैदल का रास्ता है? नहीं, हम बाई ऑटो से जाएंगे। अच्छा, दूर है? दूर है। कितना? 2 किलोमीटर समथिंग। अच्छा, आओ जी। अभी हम काली माँ के मंदिर खड़े हुए हैं अंदर। ये पहले सूर्य मंदिर था। इंडिया में 2 सन टेम्पल थे, कोणार्क और यहाँ पर। तो सूर्यवंशी राजा थे। मेरे ख्याल से आप ऐसे सन टेम्पल की बात कर रहे हो जो मैग्नेट से। यस, सूर्य की मूर्ति की नींव नहीं होती है, मैग्नेट पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर भी मैग्नेट पावर से सूर्य की मूर्ति हवा में रहती थी। सूर्य मैग्नेट पावर। अच्छा। बाकी के जो सब टेम्पल बने वो सब लाइट के हिसाब से बने। तो सूर्यवंशी थे, सूर्य का पावर था। वहीं से पूजा करके सामने कुंड है, वहाँ से सेना लेके जाते थे। सूर्योदय होते ही भगवान घोड़े से पानी से निकलते थे। 7 बजे हो जाते, अगर फाइट चली हो फाइट लड़ते थे। अगर फाइट नहीं अस्त होता सूर्य और गायब हो जाते थे। इसके पावर की वजह से राजाओं की हार नहीं होते थे। बाद में हमीर सिंह ने इस फोर्ट को 1313 में अपने कब्जे में लिया। 26 जनवरी 1313 के अंदर अष्टमी के दिन इसमें काली माँ की मूर्ति स्थापना की, काली टेम्पल कहलाया। अगर आप माँ के दर्शन करते हो और काले भैरव के दर्शन नहीं करते हो तो दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। ये सामने जो आप महल देख रहे हैं, जल महल, ये रानी पद्मिनी का महल था। और एक्चुअली में यहाँ पर, जैसा मेरे को प्रहलाद जी ने बताया, कि स्पेशल जो गेस्ट होते थे उनको रुकवाया जाता था और यहाँ से बोट से वो लोग वहाँ चले जाते थे। अब देखिए, पिछले 4 साल के अंदर जब से ये पद्मावत मूवी आई है, बहुत लोग के बहुत सारे विचार हैं, स्पेशली इस बात को लेके कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एक्चुअली में जौहर से पहले आया, जौहर के बाद आया। रानी पद्मिनी का चेहरा क्या अलाउद्दीन को दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्योंकि फिल्म में मैंने सुना काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं रखती, सिर्फ उसको फिल्मी दिखाने के चक्कर में ऐसा हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ किया गया है। फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 2999 में अटैक किया था। कौन से सन में? 1299 में। अच्छा। तो उसने रानी की डिमांड की थी अलाउद्दीन रतन सिंह से, आप ही रानी भेज दीजिए। तो फर्स्ट टाइम आए अलाउद्दीन खिलजी, हार कर वापस दिल्ली चले गए थे। सेकंड दफ़ा इसको सीज कर लिया था, घेर के पड़े रहे। ये अभेदी किला है, वो घुस नहीं पाए। उन्हें एक चाल चली रतन सिंह के पास, हम दिल्ली के सुल्तान हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको 100-200 सैनिकों को अंदर आने दीजिए, हम घूम कर अंदर वापस निकल जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। जब दिल्ली के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी से रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट को स्वीकार किए, यहाँ लाए, उसको खाना पीना खिलाया, वेलकम किया। पहुँचाने के जो 7 में सैनिक आए थे, उससे गाय का मांस लेके आए थे। गाय का मांस? गाय का मांस खाओ। तो अभी हमने आपको कुंड दिखाया था, सूरज कुंड, काली माँ का मंदिर। उस सैनिक जो साथ में गए थे उन्होंने मांस उसमें डाल दिया था, कुंड में, कुंड के अंदर। अच्छा, क्योंकि सूर्य की शक्ति जल में रहती थी। भगवान सूर्य पानी से एवरीडे मॉर्निंग निकलते थे सूर्योदय के साथ।
आत्मसात गए वो गायब हो जाते थे, फाइट के लिए फाइट लड़ते थे। इसके पावर की वजह से राजाओं को भी हार होती नहीं थी। तो ये पावर की जानकारी राघव चेतन ने उसको दे दी। फिर 7 गेट पहुंचाने गए अलाउद्दीन खिलजी को अपनी सेना के बाहर, मेहमान है मेवाड़ आतिथ्य भाव, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया और पद्मिनी के लिए मैसेज किया, रानी को भेज दीजिए, रतन सिंह को ले जाइए। जब मैसेज आया राजपूत घबरा गए थे, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखे का बदला धोखे से दिया जाए। पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी क्लेवर चतुर चालाक थी। उससे प्लानिंग तैयार की, बादशाह को मैसेज किया कि आने के लिए तैयार है रानी। उसकी 2 शर्तें, पहली शर्त वो 800 दासियों के साथ आएगी, पर्दा सिस्टम है, पालंकी को कोई चेक नहीं करेगा। सेकंड शर्त तो अपने पति से लास्ट टाइम मिलना चाहेगी। दोनों शर्तें स्वीकार की गई। 800 पालंकी की व्यवस्था की गई। हर पालंकी को उठाने वाले सूरवीर योद्धा, अंदर बैठने वाले भी सूरवीर योद्धा, हथियार पालंकियों के अंदर। दासियों की जगह वो शूरवीर योद्धा को पालकी मिली। यस सर। गोरा के नेतृत्व में पद्मिनी की पालंकी में उसके चाचा बैठ गए थे गोरा के नेतृत्व में सेना नीचे को पहुंची। बादशाह पालंकियों को दूर से देख के खुश हो गया अलाउद्दीन खिलजी, रानी आ गई है। पद्मिनी की पालंकी सीधे अपने पति रतन सिंह खेमे के अंदर पहुंची। गोरा ने उतर रतन सिंह को प्लानिंग समझाई। बादल 2 हॉर्स लेके तैयार खड़ा हुआ था। रतन सिंह को प्लानिंग समझाकर हॉर्स के ऊपर बिठाया, फोर्थ तब रवाना किया और वहीं युद्ध का बिल्कुल बच गया। राजपूत भी कटा, मुगल भी कटा। सेकंड टाइम भी अलाउद्दीन खिलजी हार कर वापस दिल्ली चले गए। अच्छा। थर्ड टाइम बहुत बड़ी फोर्स लेके आए। सभी राजपूत रतन सिंह से केसरिया कपड़े पहनकर युद्ध में गए लड़ने के लिए। सब वीर गति को प्राप्त हुए। थर्ड टाइम आर पार की लड़ाई थी। आर पार की केसरिया धारण कर लिया उन्होंने थर्ड टाइम। अलाउद्दीन खिलजी फोड़ कर आए। उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, न वोमेंस न मेंस। राख जलती हुई दिखाई दी उसको, तो उसका गुस्सा इस पर फोटो में निकला। जब पद्मिनी नहीं दिखाई दी ना, उसका गुस्सा इस पर फोटो में निकला। अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का बादशाह बनाया और खिजर खां के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा था खिजराबाद। 10 वर्ष उसने राज्य किया। 10 में ऑर्डर मिला तोड़ फोड़। यहाँ एक भी टेम्पल, एक भी मूर्त, एक भी महल आपको सही सलामत देखने मिलता, सब रूइन टूटा फूटा देखने मिलता है। तो ये रानी को दिखाने वाली इसकी झूठी कहानी थी। मैं वही सोच रहा था, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि आज भी मेवाड़ के किसी गांव में चले जाओ तो वहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो घूंघट करके रखती हैं। और बहुत बार क्या होता है, देवर आ गया या कोई दूर का कज़न आ गया तो वो डायरेक्ट देखता नहीं है अपने से बड़े लेडी को। आप तो ये देखिए सर, सूर्यवंश में कोई सरेंडर हुआ है क्या? ये सूर्यवंशी राजा को फोटो विजिट कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजा में कोई सरेंडर हुआ क्या है? दिखाने का मतलब सरेंडर है सर। और जब मान लो अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा दिखा दिया, फिर ये तोड़ फोड़ काहे को किया? फिर जौहर की कहाँ आवश्यकता रही? जब सरेंडर हो गए हैं फिर जौहर की आवश्यकता कहाँ रही? बात आपकी लॉजिकल है, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़ वाइट सिटी है, हमारे को दाग नहीं है। जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, जैसलमेर गोल्डन सिटी। तो अभी हमारा क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से हम ऑटो से घूमते हुए हम फ्रंट गेट जाएंगे। हमने एंट्री लिया है बैक गेट से, फ्रंट गेट किले का दूसरा है। फ्रंट गेट से लेकिन टूरिस्ट एंट्री नहीं है। वो पैदल चलना हॉर्स का जाने की एंट्री है। पहले हमारी गाड़ियाँ नहीं थी, हमारी गाड़ी भी हॉर्स पावर से चल रही है सर। जैसे हॉर्स एंट्री, जैसे हॉर्स पावर एंट्री। ठीक है, चलो आओ जी। हम फ्रंट गेट देखने जा रहे थे जहां से अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। ये रास्ता है वहां जाने का, रोड आप देख लीजिए। और फिलहाल यहाँ पर हम खड़े होके व्यू देखते हैं और प्रहलाद जी से इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं। व्यू बड़ा गजब है। जहाँ जहाँ मैं पहाड़ी पे खड़े होकर सामने देखता हूँ ना, उस तरफ से तो हमको सिटी दिख रही थी, यहाँ हमको खेत दिखाई दे रहे, सामने पहाड़ी है। ये सब इसी का विंध्याचल का ही पार्ट है ना? ये सब विंध्याचल पार्ट है। और इधर क्या पैदल चलना हॉर्स का जाने की एंट्री है। दिस इज एक्चुअली लैंड। राजा जब अच्छे काम करता ना, 100 बीघा 200 बीघा गांव का गांव देता था उसको इनाम में। ये सब डिवाइड होकर छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये सब बैटलफील्ड था। सामने अलाउद्दीन की सेना है, ये सब अंदर है। समझ गए। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है इस तरफ हुआ करती थी और अकबर ने, मैंने सुना, चारों तरफ से घिरा था। अकबर ने चारों तरफ से गिरा इसको। वो जो माइंस आपको दिखाई दे रही व्हाइट माइंस, उसके पीछे छोटा सा गाँव दिख रहा ना, वो नगरी गाँव है जहाँ अकबर ने अपना आर्मी का स्टे लिया था। क्या बोलते हैं उसको? नगरी, नगरी गाँव, मध्यमी का। सुबह से लेके अभी तक हमने मेवाड़ के जो राणा महाराणा रहे उनका इतिहास जाना है। यहाँ पर आके हम मौर्यन डायनेस्टी का, ये क्या देख रहे हैं, टेम्पल है? ये क्रिमेशन टेम्पल है मौर्य डायनेस्टी का। क्रिमेशन का क्या मतलब हुआ? शमशान घाट है मौर्यों का। तो उसको टेम्पल क्यों बोल रहे हैं?
शमशान घाट में मौर्यों का मंदिर होता है, हर कौम के अंदर जलाते हैं ना, तो कृष्ण टेम्पल गेट वेस्टर्न साइड। अच्छा। सूर्य की कभी पूरी परिक्रमा होती है, अर्ध परिक्रमा होती है। हाँ। और शिव की परिक्रमा उत्तरायण हमेशा उत्तरायण मुख होता है। तो यानी अभी भी इस किले के अंदर मौर्यन डायनेस्टी के कुछ पार्ट्स हैं जो देख सकते हैं। थोड़ा नज़दीक चल के देखेंगे? यस प्लीज कम। तो ये स्ट्रक्चर जो है 5th सेंचुरी का है, जब चित्रांगद मौर्य यहाँ पर आए और ये पहाड़ी खाली देखकर उन्होंने यहाँ पर अपना शुरुआत करी। फिर 225 साल के आसपास उनका राज चला। उसके बाद बप्पा रावल आ गए यहाँ पे। तो ये कॉर्नर्स में आपको ड्रैगन दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? ये कॉर्नर्स के अंदर आप दिख रहे हैं। ये हमारे टेम्पल, अभी कभी देखा आपने कहीं इतने टेम्पल हमने विजिट किए हैं? नहीं। हमारी एक टेम्पल के ऊपर कितनी कार्विंग दिखाई गई बॉटम से टॉप तक। यहाँ सिर्फ आपको ये अर्धचंद्राकार, ये कीर्ति थर जो बुरी आत्माओं से रक्षा होती है टेम्पल की। हाँ। और डायट अप्सरा डांसिंग। हाँ। तो हमारे टेम्पल में फुल कार्विंग होती है देवी देवताओं की। इनके गेट्स के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ गणेश जी के अलावा। अभी मंदिर के अंदर हम आए हैं। इस मंदिर को अद्भुत नाथ शिव मंदिर कहते हैं। सामने जो हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कर रहे हैं, कुछ सिमिलर हैं समादेश्वर टेम्पल जो हमने जौहर कुंड के पास देखा था ना। मुझे प्रहलाद जी ने बताया फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है ना, वो एक समय पे यहां हुआ करता था, इधर बाहर। यहां से अकबर उसको फतेहपुर सीकरी ले गया। और यहाँ पे जो आज की तारीख में आप जो गेट देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना है, 1000 साल पुराना गेट है। ये नीचे से आया है यहाँ पर। तो टोटल जैसे आपने बताया 7 गेट वहाँ पर हैं और 7 गेट यहाँ पर हैं। और एक और बात इन्होंने हमें हिस्ट्री से जुड़ी हुई बताई है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया, उसके बाद वो मेहमान बनकर किले में आया कुछ अपने सेकेंड टाइम, तो यहाँ से राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी नीचे गए और 7वें गेट पे धोखे से राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने पकड़ लिया। अभी देखो हम कीर्ति स्तंभ पहुंच चुके हैं। इसकी जो खूबसूरती है बहुत अच्छी है। ये 12th सेंचुरी का है। जेएनयू को जो पहले नंबर के तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ ऋषभदेव, उनकी कीर्ति के हिसाब से बघेलवाद समाज में जो सेठ थे सानाई, उसके बेटे जिजांग टावर को बनाया था। 75 फीट इसकी हाइट है, 7 मंजिल है इसकी। इसके ऊपर आपको जाने दिया जाता है, ग्राउंड से लॉक कर रखा है। आउटसाइड इसके जैन कार्विंग है, अंदर से प्लान है। ये 12th सेंचुरी का, पास में दीघा मंदिर 12th सेंचुरी। ये टावर वो विक्टी टावर, दोनों पर इस पर वाच टावर कहलाते हैं। जैन लोग इसको मानक स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक स्तंभ। अगर ये टेम्पल बनना तो स्तंभ बनना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये स्मॉल गेट नीचे आप देख रहे हैं लॉक कर रखा है। इसके ऊपर 5 फीट की आदिनाथ की प्रतिमा बनी है 4 साइड्स। ऊपर छोटे छोटे 1008 स्मॉल तीर्थंकर बने हुए हैं। ऊपर भी तोरण 8, अंदर 54 स्टेप्स कंटिन्यू बने हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक तरफ कीर्ति स्तंभ है और सामने वहाँ पर वो हमें विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम हाइट के हिसाब से बात करें तो इस समय हम विजय स्तंभ से ज़्यादा हाइट पे हैं। मतलब इस पहाड़ का स्लोप ऐसे है, हाई पार्ट, लो पार्ट इज बिग हाइट, हाई पार्ट इज लो हाइट। एक ही गेट था, एक ही वॉच टावर था। वो गेट रास्ता कुंभा ने बनाया, कुंभा ने वॉच टावर बनाया। नींव इसकी वॉच है, कंगूरा विजय और कीर्ति का प्रतीक। सोचो हम कितने पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आके देख रहे हैं। 12th सेंचुरी का टावर किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट के ना हम सेकेंड लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं। अभी हम राणा रतन सिंह 2 के महल के बाहर खड़े हैं। यस ये इनका पैलेस है ना? यस सर। तो मुझे लग रहा है वैसे पैलेस खुला है, लेकिन अभी शायद बंद हो जाएगा और 2-5 मिनट में जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। सनसेट हो गया ना, ऑलमोस्ट टाइम हो गया। तो ये तालाब उन्हीं के नाम से है? रतन सिंह महल, रत्नेश्वर तालाब, रत्नेश्वर तालाब। अच्छा। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। अच्छा, ये तालाब में पानी साल भर रहता है सर? ऐसे फोर्ट के अंदर 22 टैंक है जो कभी खाली नहीं होते हैं। 62 टैंक बरसात के एक डे बाद एम्प्टी हो जाते हैं। 84 वाटर टैंक, 113 टेम्पल, 8 पैलेसेस थे ऑल टाइम्स, ऑल ब्रोकन बाय अकबर। अच्छा। तो इस फोर्ट के लिए कहा जाता है सर ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में राजा रामचंद्र जी, बाकी सब रजैया।
गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ाइयाँ, और रानी में पद्मनी, बाकी सब रनैया। रनैया का मतलब क्या? लॉर्ड क्वीन। अच्छा अच्छा। पद्मनी के मुकाबले कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हुई है जिन्होंने अंगारों पे चलना सीखा। इसके बाद हम लाइट एंड साउंड शो के लिए जाने वाले हैं। अभी 6:45 का टाइम हो गया। लाइट एंड साउंड शो का टाइम है 7:30 से ना 7:30 से। इसका टिकट कितने का होता है? 177 रुपीज़ पर पर्सन सर। अच्छा। 150 रुपीज़ आपका टिकट है, 27 रुपये आपका GST है। अच्छा, तो वैसे तो देखो लास्ट मोमेंट पे अगर बारिश हो जाए तो लाइट एंड साउंड शो कैंसिल हो जाता है, तो वो 10 मिनट भी पहले बरसात होगी तो शो कैंसिल हो जाएगा। तो हम थोड़ा चांस ले रहे हैं, मौसम बना हुआ है बारिश का सुबह से। और प्रहलाद जी सीरियसली मैं आपको एक बात बोलूँ, आज अगर आप नहीं होते ना तो हम फोर्ट इतने अच्छे से समझ नहीं पाते, ये तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में हमें ये फोर्ट घुमाया। सोचो ना, सुबह 8:30 बजे हम लोग यहाँ आ चुके थे, तब से लेके अभी 6:45 बजे तक हम फोर्ट देख रहे हैं, और अभी आधा घंटा थोड़ा ऐसा घूमेंगे और फिर 7:30 बजे लाइट एंड साउंड शो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दो 100 साल बीत गए, तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो? 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। जब हम 7:15 बजे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पहुंचे तो एक बार लग रहा था शायद लाइट एंड साउंड शो ना हो, क्योंकि हल्की हल्की बरसात हो रही थी, लेकिन शो हुआ, क्योंकि बाय द टाइम 7:30 हुए बारिश ख़त्म हो गई थी। काफ़ी एजुकेटिव रहा ये 50-55 मिनट का शो देखना। वैसे मेरे को अब हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आज फोर्ट बहुत अच्छे से विज़िट किया, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं देखी। इस समय हम RTDC पन्ना पहुँच चुके हैं। यहाँ रहने के लिए हमने डबल ऑक्यूपेंसी एकोमोडेशन 1400 रुपीज़ टैरिफ में ली है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी। बाहर अंधेरा है तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता। जब हम फोर्ट में ट्रैवल कर रहे थे ना, तो रह के मेरे मन में बार बार बात आ रही थी, जो हमने जौहर के बारे में जाना, कितनी दुखदाई चीज़ है। आप उदयपुर आएंगे तो आपको चित्तौड़गढ़ तो ज़रूर आना चाहिए, और गाइडेड टूर ही करिएगा, क्योंकि अपने आप टूर करने से आपको ना वो फील आएगी, ना उतना अच्छे से आप फोर्ट विज़िट कर सकेंगे। सिर्फ ये है कि समय दीजिएगा, 2-2.5 घंटे में फोर्ट विज़िट करना बिल्कुल भी इतने बड़े फोर्ट को जस्टिस नहीं है। तो कायदे से ये पूरे 1 दिन का प्रोग्राम है। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करिए, जिससे कि आप शाम को 5-6 बजे तक थॉरोली फोर्ट विज़िट कर सके। तो आपको ऑब्वियस है गाइड से उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी, विच ऑब्वियसली मीन्स की हायर फीस ऑल्सो, राइट। अब आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है। कल हम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में चित्तौड़गढ़ में ही रहेंगे, 3-4 जगह लोकल जाएंगे, और उसके बाद हम उदयपुर को निकलेंगे। तो ये जो कल का प्रोग्राम है वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।